सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनोज कुमार और मैं आप सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास फ़िलहाल 10th क्लास के फिजिक्स के रिवीजन लेक्चर चल रहे हैं। हमने 2 चैप्टर्स का पहले रिवीजन ले चुके हैं, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन और उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करने जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फिर से वही 3 वीडियोज़ हमारे पास में रहेंगी। एक आपको एक फास्ट रिवीजन प्रोवाइड करेगी, दूसरा आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, दैट इज़ व्हाट टू रिमेंबर, एंड तीसरा आपकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को लेकर रहेगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कौन सा है, मानव नेत्र है, ह्यूमन आई है, ठीक है। तो अगर आपसे सिंपली कोई ये पूछ ले कि मानव नेत्र को आप परिभाषित कैसे करेंगे, आप क्या बताएंगे कि मानव नेत्र क्या है? हम्म? अगर आपसे कोई पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है, आपकी जो आँख है उसको आप क्या कहेंगे? हाँ, उसको आप परिभाषित कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे? तो आप सीधा सिंपली उसको 2 शब्दों में बता सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो प्रकाशीय यंत्र क्या होता है? प्रकाशीय यंत्र कोई भी ऐसा यंत्र जो प्रकाश की सहायता से कार्य करता हो, कोई भी ऐसा यंत्र जो प्रकाश की सहायता से कार्य करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ह्यूमन आई का एक चित्र देख पा रहे हैं, ह्यूमन आई का एक चित्र देख पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी इस चित्र को हमें समझना है क्योंकि ये आपके एग्जाम में काम आता है, और एग्जाम में आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि मानव नेत्र बना के दिखाओ और उसके सभी हिस्सों को आप परिभाषित करिए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी बनावट की बात करें तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें आप ये देख पा रहे हैं कि तकरीबन तकरीबन कैसा है, तकरीबन तकरीबन एक गोलाकार शेप में है। तो आप क्या कहेंगे कि लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र कैसा होता है? लगभग गोलीय होता है, ठीक है। अब इससे आगे जितने भी हम इसके अंदर पॉइंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इन सभी को पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और कैसे डिस्कस करेंगे? एक पैटर्न लेके चलेंगे, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। जितनी भी लेयर्स हैं पहले बाहर की लेयर से हम अंदर की लेयर्स को डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली परत, यहाँ से लेके ना ये और ये वाली परत, ठीक है। इसका हमने क्या नाम दिया, देखो, श्वेत पटल या स्केलेरोटिक, ठीक है, या फिर स्केलेरा भी इसको बोलते हैं। तो जो स्केलेरा है, जिसको हम श्वेत पटल कहते हैं, क्या है? नेत्र गोलक की सबसे बाहरी अपारदर्शी परत है। अपारदर्शी मतलब ओपैक है। ओपैक मतलब जिसके आर पार प्रकाश ना गुजर पाए, ठीक है। तो अब एक सवाल उठता है कि अगर पहली ही परत, आँख की पहली ही परत जो सबसे बाहरी परत है वो अपारदर्शी है, तो उसके अंदर से प्रकाश कैसे पार करेगा? प्रकाश कैसे अंदर जाएगा आँख के अंदर अगर सबसे बाहरी परत ही हमने अपारदर्शी कह दी, ठीक है। तो इसमें अगर एक छोटा सा हिस्सा तुम देख पा रहे हो, ये वाला हिस्सा, हम्म ये जो हिस्सा है, सामने का हिस्सा जो है, इसी अपारदर्शी परत का जो सामने का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। श्वेत पटल के सामने का पारदर्शी भाग, इसे हम क्या कहते हैं? कोर्निया कहते हैं। तो ये जो कोर्निया है आपका, इसी परत का हिस्सा है, ठीक है। और कैसा है? पारदर्शी है। पारदर्शी है मतलब इसके अंदर से प्रकाश अंदर जाएगा। अच्छा, अब उससे आगे चलते हैं। तो सबसे बाहरी परत हुई, उसके परत के नीचे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वाली परत है, ये जो रेड कलर से हमने यहाँ पे दिखाई हुई है इस चित्र के अंदर, जो आपको ये वाली परत दिखाई दे रही है, इस परत का क्या नाम है? इस परत का नाम है कोरोइड। क्या है? कोरोइड है। तो कोरोइड को हम कैसे कहते हैं? श्वेत पटल के नीचे गहरे भूरे रंग की परत को कोरोइड कहते हैं। सिंपल है। सबसे पहली परत क्या थी? श्वेत पटल थी। श्वेत पटल के नीचे कौन सी परत है? कोरोइड है, ठीक है। और फिर से वही बात कि कोरोइड का ये वाला जो हिस्सा है, जो सामने वाला हिस्सा होगा, ठीक है। अब इसको समझो, सामने वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। कैसे? कोरोइड की सामने वाली अपारदर्शी फैलने तथा सिकुड़ने वाली परत आइरिस कहलाती है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अपारदर्शी। तो अपारदर्शी हमने इसको क्यों कहा भाई? पहले तो हमने कहा कि सामने वाली परत पारदर्शी होनी चाहिए जिसके अंदर से प्रकाश आएगा। अब ये वाली जो परत है, जो इसका छोटा सा हिस्सा, ये अपारदर्शी कह रहे हैं। अपारदर्शी कहने का क्या लॉजिक है? अपारदर्शी इसलिए कह रहे हैं ताकि हम प्रकाश को कंट्रोल कर पाएँ कि कितना प्रकाश जाने देंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जाने देंगे, ऐसा भी नहीं है कि कम से कम जाने देंगे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो परत है इसको हम क्या नाम देते हैं? आयरिश नाम देते हैं, ठीक है। कोरोइड की सामने वाली अपारदर्शी फैलने तथा सिकुड़ने वाली परत आइरिस कहलाती है, ठीक है। अब इसी परत के नीचे अगर तुम देखोगे ध्यान से, ये जो येलो कलर के स्ट्रिंग्स आपको नजर आ रहे हैं,
धागे जैसी संरचनाएं जो आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मांसपेशियां कहते हैं। और कौन सी मांसपेशियां कहते हैं? सिलेरी मांसपेशियां कहते हैं। कौन सी मांसपेशियां हैं? सिलेरी मांसपेशियां, या फिर कहो कि सिलेरी मसल्स हैं। तो सिलेरी मसल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कोरोइड की पीछे वाली परत जो मांसपेशियों की सहायता से नेत्र लेंस को लटका के रखती हैं। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यही जो मसल्स हैं ये इस नेत्र लेंस को पकड़ के रखे हुए हैं, इस नेत्र लेंस को बांध के रखे हुए हैं। ठीक है, और नेत्र लेंस आपको जो दिखाई दे रहा है अंडाकार, इसे एक उत्तल लेंस की शेप में हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये नेत्र लेंस कैसा होता है? एक उत्तल लेंस की शेप का होता है। आई लेंस कैसा है? एक उत्तल लेंस की शेप में है। ठीक है, और कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है एंड सॉफ्ट होता है। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, सॉफ्ट मतलब थोड़ा सा नरम या फिर मुलायम कह लो। ठीक है, नरम मुलायम होने का क्या लॉजिक है? नरम मुलायम इसलिए है ताकि ये फैल सके और सिकुड़ सके, क्योंकि ये जो मांसपेशियां हैं ये अगर फैलेंगी सिकुड़ेंगी तो ये इस लेंस को भी ऐसा ही होना पड़ेगा, सॉफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके बाद देखो यहाँ से प्रकाश आएगा, कहाँ से आएगा? रुको जरा, मान के चलते हैं कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। यहाँ से प्रकाश इस लेंस के जाने के बाद में कहीं ना कहीं इमेज बनाएगा। तो वो जो इमेज बनती है वो कहाँ बनती है? वो सबसे भीतरी परत के ऊपर बनती है। कहाँ बनती है? सबसे भीतरी परत के ऊपर, जो कोरोइड के नीचे है। तो कोरोइड के नीचे वाली जो परत देख पा रहे हो आप, ये जो येलो कलर में जो देख पा रहे हो, ठीक है, इस परत का क्या नाम है? इस परत का नाम है रेटिना या फिर दृष्टि पटल। क्या नाम है? रेटिना या फिर दृष्टि पटल। ठीक है, तो रेटिना क्या है? नेत्र गोलक की सबसे भीतरी परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। जो सबसे भीतरी परत है उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। जब रेटिना पर प्रकाश पड़ता है तो संवेदनाएं प्रकाश स्नायु या दक्र तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचती हैं। ठीक है, जब रेटिना पर प्रकाश पड़ेगा, जब रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो जो संवेदनाएं उत्पन्न होंगी वो कहाँ जाएंगी? प्रकाश स्नायु या दक्र तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तक जाएंगी और हमें देखने का आभास होगा। ठीक है, अब देखो दर्क तंत्रिकाएं कहाँ है? प्रकाश स्नायु यहाँ है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है? प्रकाश स्नायु है या दर्क तंत्रिका है। तो ये जो दर्क तंत्रिकाएं हैं ये क्या करती हैं? मस्तिष्क तक सिग्नल लेके जाती हैं। ठीक है, जिससे हमें क्या होता है? देखने की संवेदना प्राप्त होती है। समझ गए? इससे आगे चलो, एक्वेस ह्यूमर हम किसे कहेंगे? जलीय द्रव किसे कहेंगे? ठीक है, तो जितनी भी परतें थी वो हमने देख ली। अब इन परतों के अंदर क्या भरा हुआ है? हाँ, एक्वेस ह्यूमर भरा हुआ है, जलीय द्रव भरा हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच में। कोर्निया और नेत्र लेंस के बीच का भाग जलीय द्रव से भरा होता है। कोर्निया देखो और नेत्र लेंस देखो कहाँ है। कोर्निया हमने क्या कहा था? सबसे भारी उभरा हुआ भाग था, ये वाला, ये जो भाग था इसको हमने कोर्निया कहा था। तो कोर्निया और नेत्र लेंस इसके बीच में ये जो आप वाइट वाइट देख पा रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं या नेत्रोद कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जलीय द्रव या फिर नेत्रोद कहते हैं। अच्छा जी, विट्रस ह्यूमर किसे कहते हैं? काचाभ द्रव। काचाभ द्रव किसे कहेंगे? लेंस और रेटिना के बीच का भाग काचाभ द्रव से भरा होता है। लेंस और रेटिना के बीच का भाग। अब लेंस देखो, ये लेंस है हमारा। ठीक है, रेटिना का है, रेटिना ये वाली परत है। ठीक है, तो इसके बीच में जो भरा हुआ है, ये जो आप ग्रीन पार्ट देख पा रहे हो, जो हरा हिस्सा देख पा रहे हो, ये क्या है? ये काचाभ द्रव है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? काचाभ द्रव हुआ या फिर कहो कि विट्रस ह्यूमर हुआ। अब एक चीज़ बची, प्यूपिल। प्यूपिल क्या है? जिसे हम कहते हैं आँख की पुतली। ठीक है, पुतली क्या है? पुतली एक्चुअली में कुछ भी नहीं है। अगर ध्यान से देखोगे, पुतली ये वाला हिस्सा हम इसको पुतली कहते हैं। अब ये जो एरो तुम देख पा रहे हो, ये जो निशान देख पा रहे हो पुतली के लिए, तो ये पुतली का निशान कहीं पे ख़त्म हो रहा है? कहीं पे भी ख़त्म नहीं हो रहा है, एक स्पेस के बीच में ख़त्म हो गया। तो इसी स्पेस को, ये जो तुम देख पा रहे थे, ये जो हिस्सा था, इसी के बीच का जो भाग है इसको हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। इसी के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है, देखो, आइरिस के बीच का छेद जो अंधेरे में फैल जाता है तथा ज़्यादा प्रकाश में सिकुड़ जाता है। आइरिस के बीच का छेद है। आइरिस कहाँ था? आइरिस ये वाला था। ठीक है, अब ये इनके बीच में एक छेद बचा हुआ है, यहाँ पे एक स्पेस बचा हुआ है। इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। ठीक है ना, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और ये फैल जाता है और सिकुड़ जाता है। कैसे फैलेगा सिकुड़ेगा? सिकुड़ेगा जब ये आइरिस फैलेगा और सिकुड़ेगा। जब ये आइरिस फैल जाएगा या सिकुड़ जाएगा तब ये पुतली भी फैल जाएगी या फिर सिकुड़ जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा प्रकाश में क्या होगा? सिकुड़ जाएगी। कम प्रकाश में क्या होगा? फैल जाएगी, ताकि हम ज़्यादा लाइट ले पाएँ। कम प्रकाश, अगर आप अंधेरे कमरे में बैठे हो तो आंखों को देखने के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा प्रकाश चाहिए। तो ज़्यादा प्रकाश
लेने के लिए क्या होगा, फैल जाएगा। सही है। अब देखो देखने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, हम देख कैसे पाते हैं। तो देखने की प्रक्रिया आप सिंपल समझ सकते हो, आँख कैसे काम करती है, एक फ़ोटो कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है। अब फोटो कैमरा की अगर मैं 3-4 हिस्सों की बात करूं, तो जैसे फोटो कैमरे के अंदर एक लेंस होता है, ऐसे ही हमारे आँख के अंदर क्या है, आई लेंस है, नेत्र लेंस है। ठीक है। जैसे फोटो कैमरा के अंदर एक शटर होता है, शटर क्या होता है, शटर तब होता है जब जैसे ही आप कैमरे से एक फ़ोटो क्लिक करते हैं तो एक क्लिक की आवाज़ आती है। ठीक है ना, एक शटर की आवाज़ आती है। तो शटर क्या करता है, शटर ऐसा है जैसे किसी ने दरवाज़ा गिरा दिया हो, दरवाज़ा गिरा के ना हम प्रकाश को आने से रोकते हैं कैमरे के लेंस के अंदर। ठीक है। तो वही काम आँख में कौन करता है, पलकें करती हैं, आई लैसेज करती हैं। ठीक है। पलकें क्या करती हैं, पलकें प्रकाश को एकदम से रोक देंगी, जैसे ही पलकें बंद करोगे प्रकाश आना बंद, आपको दिखाई देना बंद। ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम कंट्रोल करता है, किसको कंट्रोल करता है, उसी प्रकाश को कंट्रोल करता है। ठीक है। जैसे प्यूपिल कंट्रोल करता था। जैसे आँख की पुतली, आँख की पुतली वही थी, स्पेस बीच वाला स्पेस, तो बीच वाला स्पेस फैलता है और सिकुड़ता है। ठीक है, किसके फैलने और सिकुड़ने से, आयरिस के। सही है। तो जैसे डायफ्राम होता है कैमरे के अंदर, ऐसे ही क्या होता है, पुतली होती है आँख के अंदर, प्यूपिल होता है। और क्या होता है, और होता है आपका कैमरे के अंदर एक सेंसर होता है। सेंसर क्या, सेंसर जहाँ पे जाके ना प्रकाश कैमरे के लेंस से पास करके ना एट द लास्ट फाइनली इमेज बनाता है, प्रतिबिंब जहाँ बनता है उसको हम कैमरे के अंदर सेंसर कहते हैं। और वही काम आँख के अंदर कौन करता है, रेटिना करता है। इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर बनती है। ठीक है। अब जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, वो कैसा बनेगा, नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें रेटिना पर एक वास्तविक, कैसा, एक वास्तविक मतलब रियल, वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाती हैं। कैसा, वास्तविक रियल होगा, वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा, उल्टा होगा, और छोटा प्रतिबिंब बनाती हैं। तो एक छोटा रियल और उल्टा प्रतिबिंब बनता है हमारी आंख के अंदर रेटिना पे। ठीक है। लेकिन अब उल्टा बना है तो वो सीधा दिखाई देता है हमें, तो सारी चीज़ें, हम जितनी भी अपने आसपास में चीज़ें दिखाई देते हैं वो हमें सीधा दिखाई देती हैं। तो उसको सीधा कौन करता है, वो काम करता है मस्तिष्क। परंतु मस्तिष्क में वस्तु को सीधा और बड़ा देखने की संवेदना होती है। तो मस्तिष्क क्या करता है, उसी को, उसी उल्टे इमेज को हमें सीधा करके दिखाता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखने की प्रक्रिया को बता सकते हैं। अब आ जाइए पावर ऑफ एकोमोडेशन पे। ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन मतलब समंजन क्षमता। ठीक है। समंजन क्षमता क्या होती है, समंजन क्षमता आप इस प्रकार समझिए कि पास तथा दूर की वस्तुओं को सिलेरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी बदलकर साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब एक बात सिंपल सी सोच के देखो कि हमें कोई भी पास की वस्तु और कोई भी दूर की वस्तु सीधा सीधा साफ साफ दिखाई देती है। ठीक है। और आँख के अंदर एक लेंस होता है, तो उस लेंस की जो फोकस दूरी है, जहाँ फोकस होगी वहीं की चीज़ें साफ दिखाई देनी चाहिए। तो अगर हमें पास की भी और दूर की भी सभी वस्तुएं साफ साफ दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब आँख के लेंस की फोकस दूरी बदल रही होगी। तो उस फोकस दूरी को बदलेगा कौन, वो बदलेगी सिलेरी मांसपेशियाँ। ठीक है। क्या होगा, सिलेरी मांसपेशियाँ खुद को एडजस्ट करती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, और उससे लेंस की फोकस दूरी चेंज होती है, जिससे हमें पास की और दूर की वस्तुएं सारी की सारी साफ साफ दिखाई देती हैं। तो इसी लेंस के फैलने और सिकुड़ने को हम क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इसी सिलेरी मांसपेशियों द्वारा लेंस की फोकस दूरी बदलना क्या कहलाता है, लेंस की समंजन क्षमता कहलाता है। लेंस की कहो या फिर अपने आँख की कहो। ठीक है। अब देखो, जब वस्तु बहुत दूर होती है, बहुत दूर मतलब लेट से इन्फिनिटी पे है, अनंत पे है। ठीक है। तो अनंत से प्रकाश की किरणें कैसे आती हैं, प्रकाश की किरणें आती हैं पैरेलल, समानांतर आती हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे समानांतर प्रकाश की किरणें आई, इस लेंस के ऊपर गिरी, इस लेंस के ऊपर गिर के ना रेटिना पर क्या बनाया, प्रतिबिंब बनाया। ठीक है। तो हम जितनी दूर तक देख पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फार पॉइंट कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। सही है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एफ से। अब नियर पॉइंट की बात करो, निकट बिंदु की बात करो, तो अगर कोई पास में कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे यहाँ पे रखी हुई है ओ पे। ठीक है। तो इस ओ पे रखी हुई वस्तु से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो ऐसे आएंगी, जैसे हम डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। तो ये जो लेंस था, ये लेंस क्या करेगा, इसका रेटिना पर इमेज बना देगा, इसका प्रतिबिंब बना देगा। तो जितना निकट तक हम देख पा रहे हैं, हाँ, जितना निकट तक हम आँख के अपने आसपास में जितना निकट तक देख पा रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। अब तुम कहोगे कि सर निकट बिंदु तक तो हम अपने आँख के बिल्कुल सामने भी चीज़ें रख देते हैं तब भी दिखाई देती हैं। ठीक है। तो निकट बिंदु को कैसे डिफाइन करते हैं, निकट बिंदु को इस तरीके से डिफाइन करते हैं
स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ताकि हम स्पष्टतः देख पाएं। अब बिल्कुल आँख के सामने अड़ा दोगे कोई चीज़, कोई वस्तु बिल्कुल आँख के सामने रख दोगे, बिल्कुल आँख के सामने, बिल्कुल पास में रख दो, तो क्या वो चीज़ स्पष्ट दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो स्पष्ट आँख के लिए, या फिर कहो कि जिसमें कोई दोष नहीं है आँख के अंदर, किसी की आँखें खराब नहीं है, उस व्यक्ति के लिए जो दूरी होती है स्पष्टता देखने की, उस दूरी को हम क्या कहते हैं? नियर पॉइंट कहते हैं, या फिर निकट बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। किसी भी एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर तक का देखना बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं, या फिर डी से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, डी से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे वो डिस्टेंस है जो हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है ना, और निकट बिंदु अलग अलग आँख के लिए अलग अलग हो सकता है। सही है। अच्छा जी, अब एफ वही आपका फार पॉइंट है, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, और अधिकतम हम इन्फिनिटी तक, मतलब अनंत तक चीज़ों को देख पाते हैं। अब तुम कहोगे कि अनंत तक चीज़ें दिखाई तो देती नहीं है, तो सीधा सीधा देखो कि हमें सूरज तारे दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। ठीक है ना, वो हमें स्पष्ट ही दिखाई देते हैं, लेकिन हम उनको जूम करके नहीं देख पा रहे। जैसे कैमरे के अंदर हम जूम कर लेते हैं, ऐसे जूम करके नहीं देख पा रहे। तो जितना दिखाई देता है वो तो स्पष्ट ही दिखाई देता है कम से कम। ठीक है, तो वो इन्फाइनाइट तक है, वो दूर बिंदु हमारा कितना है? इन्फाइनाइट तक है, अनंत तक है। ठीक है, और दूर बिंदु तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। रेंज ऑफ विजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन, कि हमें कितना दूर तक दिखाई दे पा रहा है, कितना नज़दीक से लेके ना। ठीक है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहते हैं। सही है। ठीक है, अब चलो दृष्टि दोष को लेके ना। ठीक है, और दृष्टि दोष से तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना। डिफेक्ट्स ऑफ विजन हम किसे कहते हैं? दृष्टि दोष को कहते हैं। तो दृष्टि दोष क्या होते हैं? देखो, उम्र के बढ़ने के साथ सिलेरी मांसपेशियों की सक्रियता घटने के कारण, सिलेरी मांसपेशियाँ क्या करती हैं? फैलती हैं, सिकुड़ती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उनकी सक्रियता घट जाती है। सक्रियता घटने से क्या मतलब हुआ? कि उनका काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। वो पहले एक्टिवली काम कर पा रही थी, अब वो इतने तेज गति से काम नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, तो उनकी सक्रियता घट गई है। या फिर अन्य कारणों से जैसे कि भाई मोबाइल बिल्कुल पास में रख के चलाना, 24 घंटे टीवी देखते रहना। ठीक है, तो इस तरीके से अन्य कारणों की वजह से कुछ व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। क्या होता है? ऐसे रीजन्स की वजह से कोई व्यक्ति साफ साफ चीज़ों को नहीं देख पाता है। ठीक है, तो इसी को तो हम कहते हैं दृष्टि दोष। इसी को क्या कहते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं, कि इसको देखने में समस्या हो रही है। ठीक है, विजन में डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, अब समझो कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। मानव नेत्र में दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने सुना होगा निकट दृष्टि दोष। हम्म, क्या है? निकट दृष्टि दोष, जिसको हम मायोपिया कहते हैं, या फिर शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष के याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ठीक है, जिस नाम में जोन सा नाम लिखा हुआ है, जैसे निकट दृष्टि दोष है, तो वो वाली वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। ठीक है, तो निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं। सही है ना, निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की नहीं दिखाई देंगी साफ साफ। अब दूर की वस्तु अगर साफ नहीं दिखाई देंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि उसको अनंत तक की वस्तुएं दिखाई नहीं दे रही हैं। तो उसका जो फार बिंदु हुआ, जो उसका जो दूर बिंदु हुआ, वो इनफाइनाइट नहीं होगा। जो उसका दूर बिंदु होगा वो इनफाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि उसको अनंत तक का दिखाई नहीं दे पा रहा है। ठीक है, और उसका निकट बिंदु जो है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि उसकी आंख में दोष है। तो उसका जो निकट बिंदु है वो भी बदल जाएगा। वो कितना होगा? एन डैश होगा। पहले हम क्या कहते थे सिंपल के लिए? एन कहते थे, लेकिन अभी कितना होगा? एन डैश होगा। ठीक है, और इसका रीजन क्या है? ये ऐसा होता क्यों है? कारण क्या है? देखो, कारण समझो। सबसे पहला कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। क्या हो जाना? नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है, अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है। ठीक है, पहले एक परफेक्ट गोला होता, ऐसे होता। ठीक है, लेकिन अभी ये हल्का सा फैल गया है। नेत्र गोलक क्या हो गया है? लंबा हो गया है। ठीक है ना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी है, ये इस दूरी से ज़्यादा हो गई है। ठीक है, तो नेत्र गोलक क्या हो गया है? लंबा हो जाना। नेत्र गोलक का फैल जाना या लंबा हो जाना। अच्छा, दूसरा रीजन क्या है? नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब जो जो नेत्र लेंस जो तुम देख पा रहे हो, ये वाला, ये आवश्यकता से अधिक मोटा हो गया है।
ठीक है। तो इन दो रीजन्स की वजह से क्या आता है, निकट दृष्टि दोष आता है। ठीक है। और इस लेंस के मोटा हो जाने की वजह से होता क्या है, फोकस जो दूरी होती है, जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो क्या होगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, वो घट जाएगी। लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। ठीक है। अच्छा जी, अब समझो इस चीज़ को, कि इसकी वजह से, इसके होने की वजह से हुआ क्या, कैसे हमें चीज़ें नहीं दिखाई दे पा रही हैं। तो ये जो डायग्राम तुम देख पा रहे हो, इस डायग्राम के अंदर पहला पॉइंट देखो, ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट क्या कह रहे हैं, बहुत दूर स्थित वस्तु के लिए प्रतिबिंब का रेटिना पर न बनना। अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर नहीं बनता है। और इसीलिए अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा तो वो चीज़ साफ दिखाई नहीं देगी, है ना। तो अगर कोई वस्तु बहुत दूर रखी हुई है तो उससे जो रेखाएं आती हैं, जो प्रकाश की किरणें आती हैं, वो कैसी आती हैं, समानांतर आती हैं। तो समानांतर आती हुई किरणों को ये कहीं फोकस कर ले रहा है पहले ही, ये रेटिना है पीछे वाला, ठीक है, लेकिन ये यहाँ फोकस कर ले रहा है पहले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा। अगर प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन रहा तो इसका मतलब कि वो चीज़ हमें साफ साफ दिखाई नहीं देगी। सही है। अब दूसरा वाला बिंदु समझो, बी पॉइंट समझो। ठीक है। आंख के अपने दूर बिंदु, आंख के अपने दूर बिंदु, इसका अपना दूर बिंदु तो होगा ना कहीं, इन्फानेट नहीं देख पा रहा, अनंत तक नहीं देख पा रहा, कहीं तक तो देख पा रहा होगा ना। तो जहाँ तक देख पा रहा है वही इसका क्या हुआ, दूर बिंदु हुआ। तो अगर वो दूर बिंदु है तो वो चीज़ें साफ साफ दिखाई देंगी। इसका मतलब क्या, कि वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आ रही होंगी उसका जो इमेज बनेगा वो एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा। हम्म वो जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एग्जैक्टली रेटिना पर बनेगा, तो वो चीज़ साफ दिखाई दे रही होगी। तो आंख के अपने दूर बिंदु के लिए जो अनंत से निकट होता है का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना, वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। सही है। तो उसका एक अपना दूर बिंदु होगा। क्या होगा, अपना दूर बिंदु होगा। और इसी दूर बिंदु की जो दूरी है उसको हम कैपिटल डी से, सॉरी स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। जैसे कि तुम सी डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे होगे, ये जो दूरी है, इस ऐप की दूरी क्या है, स्मॉल डी है। ठीक है। और ये हम इसको काम में लेने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखना। अच्छा जी, अब सी समझो। सी में क्या दिया हुआ है, जो इसका ये वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर हमने यहाँ पे एक लेंस यूज किया है। ठीक है। अब ये लेंस क्यों यूज किया, उपचार करने के लिए। जो दृष्टि दोष था, जो निकट दृष्टि दोष था, उसको दूर करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, लेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो लेंस मतलब चश्मा, चश्मे के अंदर लेंस होता है, आई ग्लास के अंदर हम क्या पहनते हैं, लेंस पहनते हैं। ठीक है। तो वो लेंस देखो कैसे काम करता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। याद रखना, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का हम यूज करेंगे। ठीक है। और उस अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो कितनी होगी, एफ इजिकल टू माइनस डी। इस चीज़ को सीधा सीधा याद रखना है, नोट कर लो, स्टार करके रख लो कहीं पे भी। सही है। तो उसकी फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, माइनस डी होनी चाहिए। माइनस डी कैसे हुआ, देखो ये जो डिस्टेंस है कितनी है, स्मॉल डी है। ठीक है। और अगर मैं चिन्ह परिपाटी की बात करूं, जो हमने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है, तो वो क्या कहती है कि जो दूरी मापी जाएगी वो लेंस के, जो आंख वाला लेंस है उसके प्रकाश केंद्र से मापी जाएगी, और इसका प्रकाश केंद्र यहाँ होगा। तो यहाँ से जो दूरी मापी जाएंगी पीछे की तरफ, पीछे की तरफ मतलब प्रकाश की आपतित दिशा के विपरीत दिशा में, तो वो दूरियां कैसी होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इसी प्रकार इसका जो एफ आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस डी आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस डी। अभी माइनस डी आया कैसे, इसको समझते हैं। यू हम कितना लेके चल रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अनंत पे रखा हुआ है। ठीक है। इस केस के अंदर देखोगे तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं ये पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, माइनस यू पे रखा होगा, सॉरी माइनस इन्फिनिटी पे रखा होगा, अनंत पे रखा होगा। जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, माइनस डी पे बन रहा है। समझो ध्यान से, प्रतिबिंब कहाँ बना, जब ये प्रकाश की किरणें पैरेलल आई, तो ये पैरेलल आई तो ये जो लेंस है तुम्हारा अवतल लेंस, ये अवतल लेंस क्या करेगा, इनको हल्का सा फैला देगा, ये फैला देगा। और ये क्या है, उत्तल लेंस है, तो ये इसको क्या कर देगा, एक बिंदु पे लाके मिला देगा। इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर इस लेंस के लिए देखोगे ध्यान से, अगर इस लेंस के लिए ध्यान से देखोगे तो आती हुई प्रकाश की किरणें ये थी फैली हुई। ठीक है। और अगर इनको पीछे मिलाओगे एक एक करके ना, डॉट 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 करके, तो ये कहाँ मिलेंगी, ये इस कैपिटल एफ पे मिल रही हैं। और इस कैपिटल एफ की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। और पीछे की तरफ मापी जा रही है तो कितनी है, माइनस डी है। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, माइनस डी पे बन रहा है। ठीक है। और माइनस डी क्या है, आंख से दूर बिंदु एफ की दूरी थी। सही है, ये बात समझिए। ठीक है ना।
तो इस बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, रुको ज़रा 1 मिनट। ठीक है। तो हमें हमारे पास क्या है, u इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी है, v इजिकल टू माइनस डी है, और हमें क्या पता है, और हमें ये पता है कि लेंस का फार्मूला क्या होता है। लेंस का फार्मूला क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u दैट शुड बी इक्वल टू 1/f, जहाँ पे v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी होती है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के अंदर ये वाली वैल्यूज पुट कर दो। तो u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे, ठीक है, और v की वैल्यू माइनस टी। तो जैसे ही v की वैल्यू माइनस टी पुट करोगे तो ये पहली टर्म माइनस 1/d हो जाएगी। ठीक है, u की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक माइनस यहाँ पे था पहले से। ठीक है, ये माइनस इस वाले माइनस को काट के ना क्या बना देगा, प्लस बना देगा, तो 1/इन्फिनिटी बचेगा। सही है, ठीक है। और 1/f हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा, 1/f ऐसे का ऐसा रहेगा। अच्छा, अब इसी को जब मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूँ तो ये माइनस 1/d तो ऐसे का ऐसा रहेगा। ठीक है, और 1/इन्फिनिटी क्या दे देगा, 0 दे देगा। ठीक है, और 1/f ऐसे का ऐसा रहेगा। अब हमारे पास क्या रिजल्ट मिला हमें कि 1/d माइनस का 1/d इज इक्वल टू 1/f। इनको जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा। सही है, तो अगर कोई पूछे कि f इजिकल टू माइनस डी कहाँ से आया, तो ये प्रोसेस सिंपली अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करके तुम क्या निकाल पाओगे, f इजिकल टू माइनस डी निकाल दोगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या हुआ, हमने उपचार कैसे किया, अवतल लेंस लगा के। ठीक है, अब चलते हैं दूर दृष्टि दोष पे। तो दूर दृष्टि दोष क्या है समझो, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, जैसा हमने पहले कहा था कि जो जिस रोग की बात हो रही है उस रोग के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है वो चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष के अंदर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई दे रही थी, दूर दृष्टि दोष के अंदर क्या होगा, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी। तो इसका मतलब हुआ कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी। तो अगर निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देंगी तो उसका जो निकट बिंदु था वो बदल जाएगा। निकट बिंदु क्या होगा, बदल जाएगा। तो निकट बिंदु एन ना होके ना एन डैश हो गया है। ठीक है, एन ना होके कितना हो गया, एन डैश हो गया है। सही है, अच्छा जी। तो इसका रीजन क्या होता है, क्यों होता है दूरदृष्टि दोष, तो दूरदृष्टि दोष के रीजन है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। मतलब जैसे जो रीजन हमने निकट दृष्टि दोष के अंदर पढ़े थे उसी का उल्टा कर देना है। ठीक है, वहाँ पे क्या हो गया था, नेत्र गोलक फैल गया था, लंबा हो गया था, यहाँ पे क्या हो गया है, छोटा हो गया है। ठीक है, दूसरा रीजन हमने पढ़ा था कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना, पहले पढ़ा था। तो अब की बार क्या हो रहा है, आवश्यकता से अधिक पतला हो गया है। सही है, क्या हुआ, ये जो लेंस जो आप देख पा रहे हो ये पहले फैल गया था, अब की बार क्या हो रहा है, पतला हो गया है। ठीक है, और ये होता क्यों है, ये होता वहीं से है, समंजन क्षमता से। आँख धीरे धीरे उम्र के साथ में फैलती है, आँख का लेंस फैलता है, सिकुड़ता है, तो उसकी वजह से ऐसे डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, अब इसको समझो डायग्राम्स की सहायता से कि इसके अंदर हमें चीज़ें कैसे दिखाई देती हैं और कैसे हम इसका उपचार करेंगे। ठीक है, तो जो पहला डायग्राम जो आप देख पा रहे हो, ये जो पहला डायग्राम ए के अंदर जो आप देख पा रहे हो, इसके अंदर कोई सामान्य निकट बिंदु दिया हुआ है। सामान्य निकट बिंदु मतलब वही जो हम 25 सेंटीमीटर कहते हैं, कि 25 सेंटीमीटर तक की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। लेकिन जो इसको दूरदृष्टि दोष है उसको तो नहीं दिखाई देंगी ना। तो उसको दिखाई कैसे देंगी, देखो जब एन से प्रकाशीय किरणें निकली, हम्म, और लेंस से अपवर्तन के बाद में जहाँ पर इमेज बना, तो वो इमेज कहाँ बन गया, नेत्र गोलक के पीछे बन गया है। क्या बना, नेत्र गोलक के पीछे, मतलब रेटिना पर नहीं बन रहा। तो अगर रेटिना पर इमेज नहीं बन रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी, हमें वो वस्तु साफ दिखाई नहीं देगी। तो प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना, पहले डायग्राम के अंदर हम देख पा रहे हैं। दूसरा डायग्राम देखो, अब दूसरा डायग्राम किसी बारे में बता रहे हैं, आंख का अपना निकट बिंदु, आंख का अपना निकट बिंदु। अब जहाँ आंख का अपना निकट बिंदु होगा मतलब वहाँ की चीज़ें तो उसको क्लियर दिखाई देंगी ना। अब दूरदृष्टि दोष में भी व्यक्ति को कम से कम निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कहीं तक कहीं जाके तो उसको साफ दिखाई दे रही होंगी, दूर की तो साफ दिखाई दे रही है ना। हाँ, तो कहीं तो एक बिंदु ऐसा आएगा जहाँ पे उसको वस्तु साफ दिखाई दे रही होंगी। तो जहाँ उसको साफ दिखाई दे रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, एन डैश कह रहे हैं। ठीक है, और ये एन पीछे छूट गया है, तो यहाँ की चीज़ें तो इसको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ वाली चीज़ें इसको दिखाई दे पा रही हैं। सॉरी, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ की चीज़ें भी इसको दिखाई नहीं दे पा रही, और इसको यहाँ वाली भी चीज़ें, मतलब इस रेंज की चीज़ें इसको दिखाई नहीं देंगी साफ साफ, तो इसके पीछे वाली, इसके आगे वाली चीज़ें इसको दिखाई देती चली जाएंगी।
ठीक है। तो आँख का अपना एक निकट बिंदु हुआ। अब आँख के अपने निकट बिंदु पे क्या होगा कि उसको वो वस्तुएं साफ दिखाई दे रही हैं। तो साफ दिखाई देने का मतलब क्या है कि जो प्रकाशीय किरणें निकलेंगी लेंस से अपवर्तन के बाद में जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा। ठीक है। आँख का अपना निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर की अपेक्षा दूर है, 25 सेंटीमीटर तक चीज़ें नहीं दिखाई दे पा रही हैं। ठीक है। और जो एन डैश है उसके बाद की चीज़ें इसको दिखाई देंगी। क्लियर। ठीक है। तो दोषपूर्ण आँख के लिए निकट बिंदु पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब पर रेटिना पर बनना, प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। सही है। अच्छा जी, अब इसका उपचार देखो। जैसे हमने वहाँ पे क्या यूज किया, निकट दृष्टि दोष के अंदर हमने अवतल लेंस यूज किया, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, उत्तल लेंस यूज कर पा रहे हैं। ठीक है। तो उत्तल लेंस के यूज करने से क्या हो रहा है समझो, उत्तल लेंस के चश्मे की सहायता से इस दोष को दूर किया जाता है। कैसे दूर कर रहे हैं देखो। अब जो वस्तु रखी हुई है वो कहाँ रखी हुई है, वो एन पे रखी हुई है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, एन पे रखी हुई है। तो अगर एन पे रखी हुई है तो इसका मतलब मैं यू को माइनस टी कह पाऊंगा। ठीक है। क्योंकि यही डिस्टेंस क्या होती है, डी होती है, जहाँ पे चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हूँ। ठीक है। और ये ध्यान देना, ये तब हो रहा है जब हमने बीच में लेंस रखा हुआ है, तो चश्मा लगाने के बाद चीज़ें साफ दिखाई दे पा रही हैं। ठीक है। कहीं कहो कि सर अब ये चीज़ यहाँ से साफ दिखाई नहीं देती थी, ये चश्मा लगाने के बाद हुआ। ठीक है। तो अब वस्तु कहाँ रखी हुई है, एन पर रखी हुई है। अब इसका एन का साफ इमेज कैसे बना समझो। एन से जो लाइंस निकली, एन से जो प्रकाशीय किरणें निकली, वो अपवर्तन के बाद में हल्का सा कन्वर्ज करेंगी। क्या करेंगी, हल्का सा कन्वर्ज करेंगी। उत्तल लेंस क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाने की कोशिश करता है। तो ये फैल के जा रही थी बाहर की तरफ, तो इनको हल्का सा इसने अंदर की तरफ मोड़ लिया है। ठीक है। अब जो दूसरा लेंस है, जो आँख का लेंस है, वो क्या करेगा, वो इन्हीं लाइंस को, इन्हीं प्रकाशीय किरणों को क्या करेगा, रेटिना पर इमेज बना दे रहा है। क्या करेगा, रेटिना पर इमेज बना देगा। ठीक है। अब इस लेंस के लिए अगर ध्यान से समझोगे तो इस लेंस के लिए जो आपतित किरणें हुई वो कौन सी हुई, ये वाली। ठीक है। और ये वाली किरणें कहाँ से आ रही हैं, ये वाली किरणें अगर इनको पीछे की तरफ मिलाओगे तो ये एन डैश से आ रही हैं। कहाँ से आ रही हैं, एन डैश से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो आँख का जो लेंस है उसके लिए जो प्रतिबिंब हो रहा है, एक्चुअली में प्रतिबिंब जो बन रहा है वो एक्चुअली में कहाँ बन रहा है, पीछे की तरफ। यहाँ पे डी, कहाँ कहाँ से लाइनें, कहाँ से प्रकाश की किरणें उठ के आ रही हैं, एन डैश से उठ के आ रही हैं। ठीक है। तो इसका मतलब जो वी होगा वो कितना होगा, माइनस डी होगा। वी इज इक्वल टू माइनस डी। जैसा हमने पिछले वाले केस में पढ़ा था ऐसा ही सेम इस केस में है। ठीक है। तो अब इसके लिए निकालो, एफ क्या होगा, फोकस दूरी होगी। ठीक है। एफ फोकस दूरी है। तो जब मैं लेंस का फार्मूला लगाता हूँ, लेंस का फार्मूला क्या कहता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v की वैल्यू पुट करो, v इज इक्वल टू माइनस टी, एक मिनट, v इज इक्वल टू माइनस टी। तो v माइनस डी पुट होगा तो माइनस 1/d टी आएगा। ठीक है। और u कितना है, u इज इक्वल टू माइनस टी। तो माइनस, ये वाला माइनस खत्म करके ना इसको प्लस बना के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। सो दैट इज इक्वल टू 1/D। और 1/f हमारा ऐसे का ऐसा रहेगा। सही है। तो अब 1/f जो आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, इस 1/d को, ये वाला जो 1/d था इसको मैं आगे लिख सकता हूँ, और ये जो माइनस 1/d था इसको मैं पीछे लिख सकता हूँ। ठीक है। ऐसे लिखने में कोई समस्या नहीं है। अब इसको सोल्व करो हल्का सा। सो दैट 1/f इज इक्वल टू, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो d, कैपिटल डी और स्मॉल डी नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर में, और सॉरी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। और जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो स्मॉल डी ऊपर माइनस डी नीचे। ठीक है। तो ये चीज़ हमें क्या देगी, अगर मैं इसको पलटूंगा, इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल एफ दैट इज इक्वल टू फोकस दूरी इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी। ये हमारे पास क्या मिलेगा, फोकस दूरी मिलेगी। जो लेंस हमने यूज किया उसके लिए जो फोकस दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। एफ इज इक्वल टू माइनस टी, सॉरी माइनस टी कह रहा हूँ, प्लस डी इंटू कैपिटल डी डिवाइडेड बाई डी माइनस कैपिटल डी। तो ये फोकस दूरी होनी चाहिए उस उत्तल लेंस की जो हमें यूज करना है इस दोष को दूर करने के लिए। सही है। ठीक है। तो अब जो हमारे पास तीसरा बचा, अच्छा ये चीज़ हमने शायद छोड़ दी क्या, हाँ ये वही है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जिसको हम कहते थे 25 सेंटीमीटर, ये वही है कि हमें कौन सी चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है। ठीक है। और डी, स्मॉल डी इज इक्वल टू एन डैश था, दोषपूर्ण आँख का निकट बिंदु था। क्या था, दोषपूर्ण आँख का निकट बिंदु था। स्मॉल डी इज इक्वल टू एन डैश था,
दोषपूर्ण आँख के लिए निकट बिंदु था। देखो स्मॉल डी कितना था, एन डैश पे था। ये जो डी है स्मॉल डी, ये एन डैश पे रखा हुआ था। सही है। अच्छा जी ठीक। तो अब जो हमारे पास तीसरा बचता है, तीसरा दृष्टि दोष बचता है, उसे हम क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता कहते हैं। क्या कहते हैं, जरा दूरदर्शिता। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के दृष्टि दोष में व्यक्ति निकट और दूर दोनों को ही साफ साफ नहीं देख पाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि व्यक्ति को दोनों ही चीज़ें, ना तो बहुत पास की और ना ही बहुत दूर की, साफ साफ दिखाई देती हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं या फिर जरा दूरदर्शिता कहते हैं। अब इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन सिंपल है, वही उम्र बढ़ने के साथ नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना और सिलेरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने की वजह से होता है। ठीक है, एक सिंपल सा रीजन है, उम्र बढ़ने के साथ में नेत्र लेंस की लचक कम हो जाना या फिर सिलेरी मांसपेशियों की समंजन क्षमता घट जाने की वजह से होता है। ट्रीटमेंट क्या है, इसका उपचार क्या है, इसका उपचार है बाईफोकल लेंस। अब दोनों तरीके का दोष है, ना निकट की वस्तु दिखाई दे रही ना दूर की वस्तु दिखाई दे रही, तो हमने जो यूज किया वो लेंस कौन सा होगा, बाईफोकल होगा, मतलब जिसकी दो फोकस दूरियां होंगी या फिर जिसके अंदर दो लेंस होंगे। तो दो लेंस एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे समझोगे, एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगाने का क्या मतलब हुआ, एक ही चश्मे में ऊपर नीचे लगाने का मतलब हुआ कि अगर ये चश्मे का लेंस है तो इसके अंदर एक छोटा सा लेंस यहाँ फिट कर दिया जाता है। ठीक है ना, और ऐसा चश्मा शायद तुमने देखा भी होगा कभी कभी, ये इस तरीके का चश्मा बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है इस दोष को दूर करने के लिए, जरा दूरदर्शिता को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही लेंस के अंदर, एक ही चश्मे के अंदर दोनों लेंस फिट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं एनवायरमेंटल रिफ्रैक्शन पे। एनवायरमेंटल रिफ्रैक्शन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन। अब वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन तो हम समझते ही हैं कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जब जाना होता है तो वो अपनी दिशा बदल देता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होगा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। तो जब यही अपवर्तन किसके द्वारा हो, पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा हो, तो हम उसे क्या कह देंगे, एनवायरमेंटल रिफ्लेक्शन कह देंगे। अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुमने घरों में देखा होगा। कहाँ देखा होगा, घरों में इलेक्ट्रिक हीटर तुमने देखा होगा। ठीक है, यहाँ मैंने एक इलेक्ट्रिक हीटर बनाने की कोशिश की है, देखो ज़रा इसको। तो इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होता है, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में, और जब हम इसको ऑन करते हैं तो ये गर्म होता है धीरे धीरे करके, और फिर इसके अंदर से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। ठीक है, क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, या फिर कहो कि हल्का हल्का हमें गर्म फील होना होता है, गर्म महसूस होना शुरू होता है इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर तुमने कभी नोटिस किया हो, अगर तुम हीटर को दूर से देख रहे हो तो इसके जो पीछे की वस्तुएं जो होती हैं वो इसके ऊपर वाली हवा से जब पास करती है हवा, उनसे जो प्रकाश पास करता आता है तो वो हमें कुछ चीज़ें हिलती हुई नजर आती हैं। ठीक है, हीटर के ऊपर पीछे की वस्तुएं जब हम देखते हैं, आर पार देखते हैं, हीटर के ऊपर से देखते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हमें क्या दिखाई देती हैं, हिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो एनवायरमेंटल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, और ऐसा होने का रीज़न समझो अब क्या क्यों होता है। ठंडी हवा दैट इज़ डेंसर, डेंसर मतलब सघन, और गर्म हवा दैट इज़ रेयरर, रेयरर मतलब विरल, दो अलग अलग माध्यम की तरह काम करते हैं। क्या है, एक तो इसके आसपास की कोल्ड एयर, ठीक है, और एक इसके जस्ट ऊपर की हॉट एयर। कैसे काम करते हैं, दो अलग अलग माध्यम की तरह काम करते हैं। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो अपवर्तित होगा, अपवर्तित होगा तो उसकी दिशा बदलेगी। ठीक है, और दिशा बदलेगी तो वो हमें वहाँ नज़र नहीं आएगा जो जहाँ पे वो रखा होगा। ठीक है, और अब हो क्या रहा है हीटर के साथ में कि इसकी जो हवा है ऊपर नीचे वो हमेशा एक मोशन के अंदर है, वो गति के अंदर है। तो गति के अंदर है तो वो जो पीछे वाली चीज़ है वो हमें कैसी नज़र आती है, हिलती हुई नज़र आती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ प्रकाश का अपवर्तन होने की वजह से पीछे रखी वस्तुएं हिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ऐसा तुमने देखा होगा। अच्छा, अब इसी तरीके से हम किसको समझ सकते हैं, तारों को, तारों का टिमटिमाना समझ सकते हैं, मतलब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार समझ सकते हैं। हाँ, खुली आसमान में, खुले आसमान में रात के
अगर तुमने रात के समय में देखा होगा तो तारे तुमने चमकते हुए नजर आते होंगे। चमकते हुए कहने का मतलब क्या है कि कभी उनसे ज़्यादा प्रकाश प्रतीत होता है, कभी उनसे कम प्रकाश प्रतीत होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहते हैं। ठीक है। तो पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत नहीं होता है। मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। ठीक है। गर्म तथा ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं, बहती रहती हैं। इसी वजह से तारों से आता हुआ प्रकाश वायुमंडल द्वारा अपवर्तित होता रहता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि गर्म हवा और ठंडी हवा दो अलग अलग माध्यम बना देते हैं, और अलग अलग माध्यम होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वहाँ अपवर्तन भी होगा, और अपवर्तन होगा तो दिशाएं परिवर्तित होंगी, दिशाएं बदलेंगी। ठीक है। तो उसी दिशा के बदलने से क्या हो रहा है, अपवर्तन होता रहता है, और वो अपवर्तन क्या कहलाता है, वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है। जैसे किस में हो रहा था, जैसा हमारा हीटर के केस में हो रहा था, हीटर के पीछे की रखी हुई चीज़ें हमें कैसी दिख रही थी, हिलती हुई नज़र आ रही थी। तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि वो भी हमें क्या नज़र आ रहे हैं, टिमटिमाते हुए नज़र आ रहे हैं। सही है। ऐसे ही समझा जा सकता है जैसे हमने हीटर समझा था। अच्छा जी, अब समझो सनसेट और सनराइज को, सूर्योदय तथा सूर्यास्त को। सूर्य की किरणें पूर्ण निर्वात से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। अब तुम्हें ये बात सिंपल सी पता है कि जो सूर्य का प्रकाश निकलता है सूर्य से, वो पृथ्वी तक आने के लिए निर्वात से होकर गुजरता है। निर्वात से होकर गुजरता है मतलब स्पेस से आता है जहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं है ना। और जब सूर्य क्षितिज पर होता है तब अपवर्तन की वजह से प्रकाश की दिशा में विचलन महत्तम होता है। क्या होता है, जब सूर्य क्षितिज पर होता है, क्षितिज पर होने का क्या मतलब है, क्षितिज से पहले तुम एक बात समझो कि वो जो प्रकाश आ रहा था निर्वात से लेके ना, जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो उसको एक माध्यम मिलेगा, और जैसे ही माध्यम मिलेगा, और वो भी कैसा माध्यम, जो बदल रहा है बार बार। बार बार बदलने का मतलब क्या, कि वहाँ ठंडी हवाएं गर्म हवाएं चल रही हैं। ठीक है। जैसा हमने तारों के केस में डिस्कस किया, वहाँ क्या हो रहा है, ठंडी हवाएं गर्म हवाएं चल रही हैं। ठीक है। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ अपवर्तन होगा, और वो अपवर्तन महत्तम होता है, वो अपवर्तन सबसे ज़्यादा होता है। कब सबसे ज़्यादा होता है, जब सूरज कहाँ हो, क्षितिज पे हो। जैसा तुम इस डायग्राम के अंदर देख पा रहे होगे, ये जो सीधी रेखा, ये जो एक डॉटेड लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्षितिज को या फिर होरिजन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है। होरिजन मतलब जहाँ पृथ्वी का पॉइंट था उस पॉइंट से सीधा सीधा एक लाइन निकाल दो। ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये क्षितिज हुआ, इसको टच करते हुए, इसको स्पर्श करते हुए एक लाइन निकाल दी, वो क्या हुआ, क्षितिज हुआ, होरिजन हुआ। तो जब होरिजन से नीचे रहता है सूरज, तब जो अपवर्तन होता है वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश की दिशा में जो विचलन होता है वो कैसा होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इस डायग्राम से समझो जरा कि अगर सूरज यहाँ पे है, ठीक है, सूरज यहाँ पे है, तो इससे जो प्रकाश की किरण निकल रही है वो यहाँ से ऐसे आई। अब जैसे ये वायुमंडल में प्रवेश करेगी, अपवर्तित होकर अपनी दिशा बदलेगी, तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे करके सीधा। अब ये हो क्या रही है कि यहाँ से गुजर के ना ऐसे ऐसे पास करके यहाँ पे आ जा रही है। कहाँ पे आ गई, पृथ्वी के इस बिंदु पर आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति होता तो उसको ये प्रकाशीय किरण कहाँ से आती हुई दिखाई देती, वो उसको यहाँ से आती हुई दिखाई देती। तो इसका मतलब सूरज कहाँ दिखाई देता उसको, यहाँ दिखाई देता। इन रियलिटी कहाँ है, वास्तविक रूप में कहाँ पे है, यहाँ क्षितिज से नीचे है। वर्चुअली हमें दिखाई कैसे दे रहा है, आभास कहाँ हो रहा है, यहाँ पे आभास हो रहा है। क्या हो रहा है, आभास हमें यहाँ हो रहा है, अब हालांकि अभी है यहीं पे। ठीक है। तो ये कुछ समय के लिए होता है, 2 मिनट के लिए, 2.5 मिनट के लिए ऐसा होता है। ठीक है। और ऐसा ही कब होगा, ये हुआ सूर्योदय का समय जब सूरज उग रहा है। ऐसा ही यहाँ पे भी तो होगा, जब सूरज अस्त हो रहा होगा, जब सूरज यहाँ होगा, क्षितिज के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है। तो ये कब होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय होता है। तो इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जिसके कारण सूर्योदय के समय सूर्य तभी दिखाई देने लगता है जब वह क्षितिज से थोड़ा नीचे होता है, और इसी प्रकार सूर्यास्त के समय क्षितिज से नीचे जाने के बाद भी सूर्य दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। क्या हो रहा है, सूर्योदय से हल्का सा पहले दिखाई देगा, सूर्यास्त के थोड़े से होने के बाद में भी दिखाई देता रहता है। ठीक है। तो इस घटना की वजह से क्या हुआ, इस घटना की वजह से सूर्योदय तथा सूर्यास्त के बीच का समय 4 मिनट तक बढ़ जाता है। क्या हो रहा है, तकरीबन तकरीबन 4 मिनट का डिफरेंस आ जा रहा है। सही है। ठीक है। और क्या होता है, और होता है सूर्य का चपटा दिखाई देना। सूरज कैसा दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। चपटा मतलब वही सूर्योदय और सूर्यास्त का जब समय होता है तो हल्का सा है, हालांकि है तो सूरज बिल्कुल गोल, लेकिन हमें दिखाई कैसे देता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे हल्का सा चपटा दिखाई देता है, अंडाकार दिखाई देता है।
कैसा दिखाई देता है? अंडाकार दिखाई देता है। जैसा तुम इस फोटोग्राफ के अंदर देख पा रहे होगे, यहाँ पे ये जो सूरज है ये कैसा दिखाई दे रहा है? ये हल्का सा अंडाकार दिखाई दे रहा है। इसको देखो, मैं तुम्हारे लिए इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, अब देखो इसको। अब ये जो तुम इमेज देख पा रहे हो, इसके अंदर नोटिस करो कि ये जो सूरज जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये हल्का सा अंडाकार है या नहीं है? ठीक है ना, ये परफेक्ट गोल नहीं है, ये एक परफेक्ट गोलाकार नहीं है फिलहाल। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर तुम इसको देखोगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है, हम्म, ये जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के मुकाबले ज़्यादा है। ये वाली क्या है? ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इसका ये वाला जो डायमीटर है ये बड़ा हो गया है, ये वाला डायमीटर छोटा हो गया है। तो जिसकी वजह से हमें कैसा दिखाई दे रहा है? चपटा दिखाई दे रहा है या फिर अंडाकार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब सूर्य क्षितिज के निकट रहता है तब वह चपटा या फिर अंडाकार दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? चपटा या अंडाकार दिखाई देता है। होता किस लिए है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि निचली कोर की किरणों को वायुमंडल के अधिक परतों से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि चपटा क्यों दिखाई देता है तो सिंपल सा एक रीजन है कि जो वायुमंडल का जो निचला कोर है, जब क्षितिज के नियर की हम बात करते हैं, जब क्षितिज पे चला गया, जब बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पे चला गया, हॉरिजॉन पे चला गया है, तब जो वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उन प्रकाश की किरणों को वायुमंडल की अधिक परतों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका जो अपवर्तन है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से वो हमें कैसा दिखाई पड़ता है? चपटा दिखाई पड़ता है। बस इस चीज़ को सिंपल इतना याद रखो, बहुत है। ठीक है, ओके जी, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे। ठीक है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कैसे समझोगे? सूर्य का श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, प्रिज्म तुम सबने देखा होगा, प्रिज्म एक ऐसी संरचना होती है, ठीक है, एक पारदर्शी टुकड़ा होता है, किसका? ग्लास का हो सकता है, और कैसा होता है? तकरीबन तकरीबन समबाहु त्रिभुज जैसा होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना होता है। ठीक है, तो ABC क्या है? एक प्रिज्म है, और इस प्रिज्म के अंदर जब श्वेत प्रकाश निकलता है तो वो क्या करता है? अपवर्तन के बाद में वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ठीक है, और इसी 7 रंगों में विभक्त होने को प्रकाश के श्वेत सॉरी सरकार प्रकाश के श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में विभक्त हो जाने को क्या कहा जाता है? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ठीक है, इसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, और ये जो रंग तुम्हें दिखाई देते हैं, ये जो कलर्स तुम्हें दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार याद रखे जा सकते हैं विबग्योर की सहायता से। ठीक है, कलर्स ये यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हें कलर्स दिखाई देंगे, इनको कैसे याद रखेंगे? विबग्योर की सहायता से याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो विबग्योर है, ये जो कलर्स की एक पट्टी तुम्हें दिखाई देती है यहाँ पे, इसी पट्टी को हम क्या कहते हैं? वर्णपट कहते हैं या फिर स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रम बोल देते हैं या फिर वर्णपट बोल देते हैं। ठीक है, समझो जरा इसको, ये वर्णपट कैसा दिखाई देगा? और ये वर्णपट सबसे पहले किसने देखा था? सबसे पहले देखा था न्यूटन ने। ठीक है, सर आइजैक न्यूटन जो थे वो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व कर पाए थे। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक न्यूटन ने ही सर्वप्रथम सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम वर्णपट प्राप्त किया था। ठीक है, अब तुम कहोगे कि न्यूटन क्या क्या करता रहता था? भाई वो करता रहता था कुछ भी। ठीक है ना, वो तुम्हें बार बार मिलेगा हर जगह, जितना आगे पढ़ते चले जाओगे मिलेगा। ठीक है, तो न्यूटन ने ही सर्वप्रथम क्या किया था? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम या वर्णपट प्राप्त किया था। इसी रंगीन प्रकाश की पट्टी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस रंगीन पट्टी के अंदर कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। उन 7 रंगों को कैसे याद रखोगे? V दैट इज वायलेट, I दैट इज इंडिगो, B दैट इज ब्लू, G दैट इज ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। VIBGYOR। ठीक है, और इसी को हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं? बैंगनी से बै, जामुनी से जा, नीला से नी, हरा से है, पीला से पी, नारंगी से ना, और लाल से ला। ठीक है, बै जा नी है पी ना ला। ठीक है, ऐसे पढ़ते हैं, या इंग्लिश में पढ़ोगे तो विबग्योर पढ़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम 7 रंगों को याद रखते हैं, जो हमें स्पेक्ट्रम के अंदर प्राप्त हुए हैं, या कहो कि जो हमें प्रिज्म से प्राप्त हुए हैं।
श्वेत प्रकाश का जब अपवर्तन हुआ प्रिज्म के अंदर से, तो जो 7 रंग हमें प्राप्त हुए उसको हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अच्छा जी, अब कोई पूछ ले कि वर्णपट की उत्पत्ति का कारण क्या है। हाँ, हालांकि हमने एक चीज़ और डिस्कस करनी चाहिए थी, श्वेत प्रकाश, ये जो चीज़ है, वाइट लाइट हम किसे कहते हैं। वाइट लाइट वही है जिसके अंदर कोई भी कलर स्टार्टिंग के अंदर नहीं था, या फिर कहो कि उसके अंदर सारे के सारे कलर्स थे, ठीक है, बस दिखाई नहीं दे रहे थे। जो प्रकाश से, जो सूर्य से जो सीधा सीधा प्रकाश आ रहा था, उसी को हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, इसको जब प्रिज्म के अंदर से गुजारोगे तब उसके अंदर 7 रंग दिखाई देंगे। अब क्यों दिखाई देंगे, अब कहो कि क्यों दिखाई देंगे, तो दिखाई देने का रीजन क्या है, वर्णपट की उत्पत्ति का कारण क्या है। कारण ये है कि जब विभिन्न रंग या विभिन्न वर्ण का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, विभिन्न वर्णों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से चलता है, ठीक है, अलग अलग रंग का जो चाल है कांच के अंदर वो अलग अलग है। इसी वजह से उनका जो अपवर्तन हो रहा है वो भी अलग अलग हो रहा है। अपवर्तन अलग अलग हो रहा है तो कोई कहीं मुड़ेगा, कोई कहीं मुड़ेगा, कोई कहीं मुड़ेगा, ठीक है, और उसी मुड़ने की वजह से वो क्या हो जा रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है। और अलग होने का मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं, जब तुम देखते हो तो वो सारा का सारा मिक्स दिखाई देता है। कभी भी एक साथ ऐसा दिखाई नहीं देता है कि ये वाला लाल है, ये वाला नीला है, ये वाला हरा है ना, इतना स्पष्ट क्लियर रूप से दिखाई नहीं देता है, मिक्स होता है बिल्कुल। अगर तुमने देखा होगा तो बिल्कुल कैसा होता है, बिल्कुल मिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, इसमें लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है तथा बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। ये बात याद रखने की है, लाल रंग सबसे ज़्यादा नहीं, सॉरी, सबसे कम विचलित होगा और बैंगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलन होगा, ठीक है। लाल रंग की चाल कांच में बैंगनी रंग की चाल से ज़्यादा होती है, और ये बात याद रखोगे, जिसकी चाल ज़्यादा होगी वो सबसे कम विचलित होगा। तो लाल रंग की जो चाल है प्रकाश उसके कांच के अंदर सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है तो वो सबसे कम विचलित हुआ, ठीक है। बहुत तेज गाड़ी आ रही है तो वो बहुत कम विचलित होगी, बहुत स्लो गाड़ी करनी पड़ेगी तब वो ज़्यादा मुड़ जाएगी, ठीक है। अगर तुम्हें कोई चीज़ मोड़नी है तो उसको स्लो करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब आ जाओ इंद्रधनुष पे, जो कि तुम सबने देखा भी होगा। इंद्रधनुष देखा ना सबने, हाँ, लेकिन कब दिखाई देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम बारिश के बाद दिखाई देता है, ठीक है। कब दिखाई देता है, बारिश के बाद में दिखाई देता है। तो ये एक इंद्रधनुष का मैंने छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश की है, समझो इस चीज़ को। ये वही 7 रंग हैं जो हमने अभी अभी डिस्कस किए, जो प्रिज्म से निकल के आ रहे थे, वही 7 रंग हमें कहाँ दिखाई देते हैं, आकाश में भी दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, वर्षा के बाद में दिखाई देते हैं, बारिश थम के ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है, उसके बाद में दिखाई देते हैं, ठीक है। और बारिश थम के जब रुक जाती है तो क्या होता है कि एनवायरनमेंट के अंदर पानी की जो बूंदें हैं, छोटी छोटी बूंदें, वो अटक जाती हैं, एनवायरनमेंट के अंदर ही रह जाती हैं, ठीक है। उसी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। तो क्यों दिखाई देता है, इंद्रधनुष के रंग हवा में लटके वर्षा की बूंदों में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, बूंदों, वर्षा की बूंदों में श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से प्राप्त होते हैं, ठीक है। वर्षा की बूंदें फिर प्रिज्म के जैसा काम करती हैं, क्या करती हैं, वर्षा की बूंदें प्रिज्म जैसा काम करती हैं। और एक बात जो ध्यान रखने की है, वो ये ध्यान रखने की है कि तुम्हें अगर रेनबो देखना है, अगर इंद्रधनुष देखना है, तो सूरज के अपोजिट खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब सूरज की दिशा में कभी दिखाई नहीं देगा, जहाँ जिस दिशा में सूरज होगा वहाँ दिखाई नहीं देता है, सूरज के अपोजिट दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। इंद्रधनुष सूरज की अपोजिट दिशा में दिखाई देगा। अब समझो कि वर्षा की बूंदों ने प्रिज्म के जैसे काम कैसे किया, ठीक है। मान के चलते कि ये वाइट लाइट आ रही थी, सूरज की लाइट आ रही थी, श्वेत प्रकाश आ रहा था, तो ये श्वेत प्रकाश जब इस पानी की बूंद के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, वो 7 हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, ऊपर वाला लाल, नीचे वाला बैंगनी, तो इसके बीच में 7 रंग होंगे, ठीक है। अब ये 7 रंग क्या करेंगे, यहाँ से वापस मुड़ेंगे, कुछ हो सकता है कुछ बाहर भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं जाएंगे, बाहर भी जाएंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर आएंगे वापस, इसके अंदर आएंगे, ठीक है। इस अंदर आने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर बाहर निकलेंगे, बाहर जब निकलेंगे तभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को एक बार दोबारा देखोगे ध्यान से, अगर हम प्रकाश की टर्म में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या हुआ, यहाँ इस जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, इस 1 पे क्या हो रहा है, पहली बार अपवर्तन हो रहा है, पहली बार अपवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या था, यहाँ था एयर, तो एयर से किस में जा रही है, प्रकाश पानी के अंदर जा रहा है, हवा से पानी के अंदर जा रहा है, तो पहली बार अपवर्तन हुआ। दूसरी बार क्या हुआ, यहाँ समझोगे तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पानी से पानी के अंदर ही रह रहा है,
वर्षा की बूंद के अंदर ही रह गया है, मतलब पानी से पानी के अंदर ही प्रकाश रह गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ परावर्तन हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, परावर्तन हुआ। जब ये यहाँ से वापस परावर्तित हो गए ना, वापस आए हैं इस सरफेस के ऊपर, तो इस सरफेस से जब बाहर निकल रहे हैं तो पानी से हवा में जा रहे हैं, तो इसका मतलब अपवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम समझें तो श्वेत प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदों से 2 बार अपवर्तित हुई तथा 1 बार परावर्तित हुई। क्या हुआ, श्वेत प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंदें जो हैं 2 बार अपवर्तित हुई हैं तथा 1 बार परावर्तित हुई हैं। ठीक है ना। और इसी प्रकार जब ये परावर्तित और अपवर्तित होती हैं तब ये क्या होती हैं, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, जो हमें कैसे दिखाई देता है, इंद्रधनुष के रूप में दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है। सही है, ठीक है। तो इसको इतना याद कर लोगे बहुत है। अच्छा जी, अब आ जाओ स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे, दैट इज प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। ध्यान रखना, 2 शब्द हल्के से आपको ऐसा लग सकता है कि इक्वल हैं, लेकिन इक्वल है नहीं। जैसा हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का रंगों में टूटना। इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रकाश का रंगों में टूटना। वर्ण मतलब रंग होता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज प्रकीर्णन। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब प्रकीर्णन किसे कहते हैं समझो। प्रकाश की वजह से हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, ये बात हमें पता है। ठीक है, हमने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि प्रकाश की वजह से हमें क्या होता है, चीज़ें दिखाई देती हैं। परंतु स्वयं प्रकाश नहीं दिखाई देता है ना। प्रकाश खुद खुद प्रकाश थोड़ी दिखाई देता है। अब जो सूरज से जो प्रकाश आ रहा है, क्या वो प्रकाश हमें दिखाई देता है, नहीं। हमें प्रकाश की वजह से चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम प्रकाश को देख सकते हैं, हम प्रकाश को नहीं देख सकते। तो प्रकाश के पथ को देखा जा सकता है कि प्रकाश किस रास्ते से आया है। हाँ, हम प्रकाश के पथ को देख सकते हैं। कैसे देखोगे, देखो, एक अंधेरे कमरे में खिड़की से आते हुए प्रकाश के पथ को धुएं या धूलकणों की सहायता से देखा जा सकता है। किससे देखा जा सकता है, धुएं या फिर धूलकणों की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक है, कोई अंधेरा कमरा है, ठीक है, बिल्कुल डार्कनेस है, आपने दरवाज़ा खोला, तो अगर उस दरवाजे से जो प्रकाश आ रहा है, उस दरवाजे से प्रकाश को तुम देख पाओगे अगर उस कमरे में हल्की हल्की धूल कण हल्के हल्के लहरा रहे होंगे या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे होंगे, तो तुम उस प्रकाश को देख पाओगे। ठीक है, प्रकाश को नहीं देख पाओगे, प्रकाश के रास्तों को देख पाओगे कि प्रकाश इस रास्ते से जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब तुमने ये देखा, जैसे तुमने हल्का सा दरवाज़ा खोला, तो तुम्हें चीज़ें और भी दिखाई देने शुरू होती हैं। मतलब कमरे के अंदर जो और वस्तुएं रखी होती हैं वो भी तुम्हें दिखाई देनी शुरू होती हैं, है ना। हम्म, तो प्रकाश तो सीधा सीधा तुम्हारे दरवाजे से आ रहा था, तो जहाँ दरवाजे का फ्रंट था, दरवाजे के सामने की वस्तु ही दिखाई देनी चाहिए थी, बाकी वस्तुएं नहीं दिखाई देनी चाहिए थी, अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो यहीं से हमें चीज़ें समझ आती हैं प्रकीर्णन के बारे में। ठीक है, अब समझो प्रकीर्णन क्या होता है, हमें क्यों आसपास की और वस्तुएं भी दिखाई दे पा रही हैं। सही है, और हमें क्यों प्रकाश का पथ दिखाई दे पा रहा है, इस चीज़ को समझो जरा। किसी किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब कि जब प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, जैसे हमने धूल कणों की बात की, ठीक है, तो जब धूल कणों पर पड़ता है तो प्रकाश का कुछ अंश सभी दिशाओं में फैल जाता है, सभी दिशाओं में छितर जाता है। ठीक है, तो जब सभी दिशाओं में छितरेगा तो हमें जहाँ जहाँ पे वो प्रकाश पड़ेगा वहाँ से भी तो हमें चीज़ें दिखाई देंगी ना। ठीक है, और कुछ प्रकाश फैल गया तो कुछ अंश बचा, तो वो बचा हुआ अंश कहाँ जाता है, वो सीधा सीधा चलता है। क्या करता है, वो सीधा चलता है। जैसे तुमने दरवाज़ा खोला तो वो जो सीधी सीधी पट्टी तुम्हें दिखाई दी, वो क्या है, वो अंश है जो नहीं छितराया। और जो कमरे की बाकी चीज़ें दिखाई दी वो किसकी वजह से दिखाई दी, प्रकाश के छितरा जाने की वजह से दिखाई दी, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई दी। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, कमरे में रखी हुई बाकी वस्तुओं को भी देख पाते हैं। ठीक है बात, तो प्रकाश का प्रकीर्णन समझ आया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराना है। किस पर पढ़कर, छोटे छोटे कणों पर पढ़कर। अब वो कण छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, उसी को समझेंगे, देखो। अच्छा, उसके बाद एक टर्म आती है कोलोइड। क्या आती है, कोलोइड। कोलोइड समझो क्या है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है,
कोलोइड कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलोइड कहा जाता है। निलंबन मतलब सस्पेंशन, सस्पेंशन मतलब लटका हुआ होना। माध्यम के अंदर छोटे छोटे कण लटके हुए हैं, ठीक है, इधर से इधर जा रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, निलंबन कहते हैं। और इसी निलंबन से हमारा क्या बनता है, कोलोइड बनता है, ठीक है। दूध कोलोइड का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें वसा के कण निलंबित रहते हैं, ठीक है। दूध के अंदर क्या होता है, वसा के छोटे छोटे कण एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे हिलते रहते हैं, लटके रहते हैं, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, एक कोलोइडल सॉल्यूशन कहते हैं या कोलोइड कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार धुआं क्या है, धुआं भी एक कोलोइड है। धुआं कैसे कोलोइड है, धुआं के अंदर किसके कण होते हैं, राख के कण होते हैं। कुहासा तथा धुंध के अंदर कौन से कण होते हैं, जल की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। क्या होता है, जल की, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं कुहासे और धुएं के अंदर, तो वो भी क्या है, वो भी एक कोलोइड है, ठीक है। अब इस कोलोइड पढ़ने का क्या फ़ायदा है, देखो समझो, कोलोइड हम क्यों पढ़ रहे हैं। कोलोइड से ही हमें क्या मिलता है, टिंडल इफेक्ट मिलता है। किसी कोलोइड विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। किसी कोलोइड विलयन से, विलन वो मूवी वाला विलन नहीं, ठीक है, वो केमिस्ट्री वाला विलन की बात हो रही है। तो किसी कोलोइडल विलयन से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर कोलोइड है, कोलोइड मतलब माध्यम के छोटे छोटे कण हैं, तो अगर उस माध्यम के अंदर प्रकाश पास करेगा तो वो क्या करेगा, छितर जाएगा, वो बिखर जाएगा, ठीक है। उसी बिखरने को, प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहा जाता है, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। और ये चीज़ तुमने धुंध में देखी होगी, कुहासे में देखी होगी, कोहरे के अंदर देखी होगी। कोहरे के अंदर जब टॉर्च जलाते हैं तो वो फैल जाती है, वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती सीधी सीधी, ठीक है। वो क्या करती है, वो छितर जाती है, फैल जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। अच्छा जी, तो अभी समझते हैं स्कैटरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, मतलब कि प्रकाश के विभिन्न रंगों का प्रकीर्णन, ठीक है। हमने जो अभी अभी प्रकीर्णन पढ़ा है वो हर रंग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि हर रंग अलग से परि अपवर्तित होता है, ठीक है। उसकी जो दिशा होगी वो दूसरे वाले रंग की तुलना में अलग अलग होगी, ठीक है। तो कैसे प्रकीर्णन होता है समझो। किसी कण से प्रकीर्णित प्रकाश का रंग उसके आकार पर निर्भर करता है, ठीक है। प्रकीर्णित प्रकाश का जो रंग होगा वो किस पर निर्भर करेगा, किसी कण के साइज पर, ठीक है, उसके आकार पर। अति सूक्ष्म कण कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अच्छी तरह प्रकीर्णित करते हैं। जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है, अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन भी बढ़ता जाता है, ठीक है। छोटे कण होंगे वो कम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश को अच्छी तरह प्रकीर्णित कर लेंगे, और जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ेगा अधिक तरंग दैर्ध्य के प्रकाश का प्रकीर्णन भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं तरंग दैर्ध्य, ठीक है। हर प्रकार के कलर की, या कहो कि हर तरीके के रंग की अपनी अपनी एक तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है, जिसको नैनोमीटर के अंदर या फिर मीटर के अंदर मापा जाता है, ठीक है। एक नैनोमीटर कितना होता है, एक नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो टेबल आप बनी हुई देख पा रहे होंगे, इस टेबल के अंदर हर रंग की एक तरंग दैर्ध्य लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको जस्ट माइंड में रखना कि कहाँ से कहाँ तक तरंग दैर्ध्य होती है। तो जो बैंगनी कलर है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो कहाँ से है, 400 से 440 तक है, ठीक है। इसी प्रकार सभी की दी हुई है। और जो लाल रंग की तरंग दैर्ध्य है वो कितनी है, 620 से लेके 700 तक है। कहाँ कहाँ से कहाँ तक है, 620 से लेके 700 तक है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रख लेना कि बैंगनी रंग की कितनी होती है, लाल रंग की कितनी होती है, ठीक है। लाल रंग की सबसे ज़्यादा होती है और बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर छोटे कण होंगे तो वो ये वाले कलर्स जिनकी कम तरंग दैर्ध्य है उनको प्रकीर्णित करेंगे, और जो बड़े कण होंगे वो इन कलर्स को, नारंगी को, लाल को, इनको ज़्यादा प्रकीर्णित कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा जी, आप समझो, धुआं सूक्ष्म कणों की वजह से हल्का नीला दिखाई पड़ता है। धुएं के जो कण होते हैं वे सूक्ष्म होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से वो क्या करता है, नीले रंग को प्रकीर्णित करता है, तो वो हल्का हल्का नीला हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है। और इसी प्रकार जब हम बादल की बात करते हैं तो बादल में क्या होते हैं, पानी की बूंदें होती हैं, और जो पानी की बूंदें होते हैं उनके कणों का जो आकार है, हाँ, पानी की बूंदों का जो आकार है वो कैसा है, वो बड़ा है, ठीक है। और आकार बड़ा होने की वजह से वो क्या कर रही हैं, सभी रंगों को समान मात्रा में प्रकीर्णित कर देते हैं, ठीक है। सभी रंगों को समान मात्रा में प्रकीर्णित कर देते हैं। अब सारे के सारे ही कलर उसने बाहर फेंक दिए हैं तो वो कैसे दिखाई पड़ते हैं, वाइट दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। कैसे दिखाई पड़ते हैं, वाइट, या फिर कहो कि सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार हम आकाश का रंग देख सकते हैं, कलर ऑफ स्काई देख सकते हैं।
तो वायुमंडल में गैसों के सूक्ष्म कणों की वजह से नीला दिखाई पड़ता है। आकाश आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि सूक्ष्म कण है, छोटे छोटे कण हैं। तो छोटे छोटे कण क्या करते हैं? जो कम तरंग दैर्ध्य हैं उनको, कम तरंग दैर्ध्य को क्या करते हैं? प्रकीर्णित कर देते हैं। तो ये वाले जो कलर्स हैं, हाँ, नीला, जामुनी, बैंगनी, तो उनके जो कणों का साइज है वो किसको ज़्यादा प्रकीर्णित कर पा रहे हैं? नीले कलर को। ठीक है, तो इस वजह से वो कैसा दिखाई पड़ रहा है? नीला दिखाई पड़ रहा है। और चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर जो वायुमंडल हमारी पृथ्वी के पास है, ऐसा वायुमंडल चंद्रमा पे है नहीं। तो वहाँ से जो आकाश दिखाई पड़ता है वो कैसा दिखाई पड़ता है? बिल्कुल काला दिखाई पड़ता है। आग, या फिर कहो कि आसमान दिखाई ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जब वायुमंडल ही नहीं है तो वहाँ पे आकाश दिखाई ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल स्पेस काला दिखाई पड़ता है, खाली। ठीक है, इसी प्रकार हम कलर ऑफ सन देख सकते हैं, सूर्य का रंग देख सकते हैं। ठीक है, दोपहर में क्या होता है? कम प्रकीर्णन की वजह से सफ़ेद तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय लाल दिखाई पड़ता है। दोपहर के समय में क्या होता है? दोपहर के समय में जो सूरज होता है वो बिल्कुल हमारे सिर के ऊपर होता है। ठीक है, दोपहर में कहाँ होगा? सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर होगा। जैसा हमने एक डायग्राम बनाया था, इसको अगर हम देखेंगे तो अगर दोपहर की बात करेंगे तो यहाँ होगा, और यहाँ होगा तो प्रकाश की किरणें सीधी आएंगी। सीधी आएंगी तो कम वायुमंडल से, कम वायुमंडल की परतों से पास होके आएंगी। ठीक है, तो वो कैसा दिखाई देगा? जितने भी कलर्स होंगे सारे के सारे बिखर जाएंगे बाहर की बाहर, और वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? सफ़ेद दिखाई देते हैं। ठीक है, सूरज कैसा दिखाई देगा? दोपहर के समय में सफ़ेद दिखाई पड़ता है। और सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय, जब सूर्योदय हो रहा है तब क्या हो रहा है? तब अपवर्तन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा परतों से प्रकाश को गुजरना पड़ रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है? इस वजह से सूक्ष्म कण है, नीले कलर को, या फिर कहो कि जो छोटी जो तरंग दे रहे हैं वो कलर्स हैं, वो सारे के सारे प्रकीर्णित हो गए। अब वो प्रकीर्णित हो गए, वो यहीं से प्रकीर्णित होना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो जो बचा हुआ कलर है वो हमारे पास हमें दिखाई देता है। बचेगा कौन सा? जो अधिक तरंग दैर्ध्य का प्रकाश है। हाँ, अधिक तरंग दैर्ध्य के जो रंग बचे वो हमें दिखाई देगा। तो इस वजह से हमें कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई पड़ता है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें प्रकाश कह रहा हूँ, सूरज हमें कैसा दिखाई पड़ता है? लाल दिखाई पड़ता है। तो ये था आज का टॉपिक। ठीक है, तो इतना पेशेंस बना के रखने के लिए तुम सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल। और इसी प्रकार पढ़ते रहो और कनेक्टेड रहो एक दूसरे से। ठीक है, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। अच्छा जी, और आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे? फेसबुक पे अगर आप टाइप करोगे मनोज कुमार नाम से तो आपको आईडी मिल जाएगी। प्ले स्टोर पे अगर आप जाओगे तो MK क्लासेज ऐप है। ठीक है, तो ये अपनी खुद की एप्लीकेशन है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे तो DRMK816 आप इंस्टाग्राम पे टाइप कीजिए, आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। और यूट्यूब पे आपको पता ही है कि द मनु कर्णिकाज नाम है आपका। सही है, ओके देन, थैंक यू।